हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2 का इंट्रोडक्शन। एक्सरसाइज 8.2 में हमें पढ़ना है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना। वर्धमान या ह्रासमान फलन। वर्धमान या ह्रासमान फलन समझने से पहले हम समझते हैं कि स्लोप है क्या। बेसिकली हमने स्लोप समझा था, स्लोप जिसको हमने एम से लिखा था और टेन थीटा हमने इसको समझा, है ना। कि स्लोप जो भी होता है किसी भी कर्व का या किसी भी ग्राफ का जो स्लोप होता है उसे हम एम इक्वल टू टेन थीटा से फाइंड करते हैं, या फिर आप स्लोप फाइंड करते हो उस फलन को डिफरेंशिएट करके, ठीक है ना। किसी भी फंक्शन को क्या करके उसका अवकलन करने के बाद हम बताते हैं कि स्लोप क्या है ना। डी बाई डी एक्स को भी हमने स्लोप समझा था। अब हम बात करते हैं कि थीटा से हम क्या समझते हैं, ठीक है ना। तो स्लोप के अंदर हम बात करेंगे, अभी इस समय पर हम स्लोप के अंदर बात करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव साइन की, ठीक है ना। कि पॉजिटिव स्लोप है या नेगेटिव स्लोप है वो हम समझ रहे हैं। तो उसके लिए हमने ग्राफ बनाया कार्टेशियन प्लेन में, ये आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और मान लो कि ये कोई लाइन हमने बनाई, ठीक है ना। तो स्लोप है क्या? स्लोप है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनने वाला जो एंगल थीटा है, अगर उसका हम टेन लेते हैं तो इसे ही हम क्या कहते हैं? स्लोप कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इसको स्लोप कहते हैं। बात क्लियर हुई? अच्छा सर, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा उसको कैसे समझेंगे? देखो, अगर एंगल की हम बात करें, अगर एंगल हमें लेस देन 90 मिलता है, 90 डिग्री से छोटा, तो हम बोलेंगे कि पॉजिटिव स्लोप है। समझते हैं अभी कैसे। और यदि एंगल हमें मिलता है ग्रेटर देन 90, है ना, ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव स्लोप। कैसे सर? देखो, अभी इसका जो एंगल है, जो थीटा है यहाँ पर, वो लेस देन 90 डिग्री है। इसका मतलब इसका मैं लूँगा 10, और आपको पता है कि 10 फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है ना। 10 फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव। अगर मान लो कि मैं कुछ ग्राफ इस तरीके से बनाऊं आपके लिए, मान लो कि ये लाइन यहाँ से और यहाँ तक, तो मैंने पूछा इस लाइन का स्लोप क्या होगा, तो आप क्या करोगे? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाओगे, तो क्या ये एंगल 90 से बड़ा होगा? यस, यहाँ पर जो थीटा है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है। इट मीन्स थीटा जो है वो आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुँच गया। मतलब थीटा इक्वल टू एम इक्वल टू आपको यहाँ से क्या मिलेगा? tan ऑफ थीटा, और इसमें जो tan थीटा है वो कहाँ चला जाएगा? आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। और सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है भाई? नेगेटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसी से हम समझ सकते हैं कि अगर एंगल 90 डिग्री से छोटा है तो पॉजिटिव स्लोप मिलेगा, ठीक है ना। स्लोप हमें कैसा मिलेगा भाई? पॉजिटिव मिलेगा। और यदि एंगल हमारा 90 डिग्री से बड़ा है तो हमें जो स्लोप मिलेगा वो कैसा मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। बात क्लियर हुई? ठीक है ना। किसी भी ग्राफ में आप बना सकते हो इसी तरीके से। अगर आपको नेगेटिव पॉजिटिव स्लोप देखना है तो यदि एंगल 90 डिग्री से छोटा है तो हम बोलेंगे कि स्लोप जो है वो पॉजिटिव मिलेगा, और यदि एंगल हमें 90 डिग्री से बड़ा मिलता है या सेकंड क्वाड्रेंट में थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हमारा एंगल जाता है तो हम बोलते हैं कि वहाँ हमें नेगेटिव स्लोप मिलेगा। बात क्लियर हुई? ठीक है ना। तो पॉजिटिव नेगेटिव का तो ये फंडा था। इसके बाद हम समझते हैं कि वर्धमान और ह्रासमान फलन क्या होता है। बात क्लियर हुई? ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर तो मिला पॉजिटिव स्लोप और यहाँ पर मिला हमें नेगेटिव स्लोप, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल था वो 90 डिग्री से छोटा था और यहाँ पर जो एंगल था वो 90 डिग्री से बड़ा था। इसी से देखो, अगर हमें पॉजिटिव स्लोप मिलता है, हम क्या कह रहे हैं कि यदि स्लोप या ढाल जो है वो पॉजिटिव मिलती है तो फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। कैसा फंक्शन होगा? इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है ना। जिसे आप कहते हो वर्धमान फलन हमें मिलेगा। बात क्लियर हुई? ठीक है ना। यदि स्लोप नेगेटिव होता है, स्लोप क्या होता है भाई? नेगेटिव, तो उसे हम कहेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना। जिसे आप कहते हो क्या? ह्रासमान फलन। बात क्लियर हुई? अगर पॉजिटिव स्लोप है तो वर्धमान फलन होगा या इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और यदि नेगेटिव स्लोप है तो हम बोलेंगे कि डिक्रीजिंग फंक्शन या ह्रासमान फलन होगा। अब समझते हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन है क्या, किस तरीके से उसे फाइंड करेंगे। तो 2-3 ग्राफ बनाएंगे हम बोर्ड पर, उनसे हम समझते हैं। तो कॉपी करना है तो कॉपी कर लेंगे इसको। सो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को समझने के लिए हमने यहाँ पर 3 फंक्शन लिए हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। y इक्वल टू x प्लस 2, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 एंड y इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है ना।
y को ही हम क्या कहते हैं fx, कोई फंक्शन बोलते हैं x में। तो हमने 3 फंक्शन लिए हैं वर्धमान और ह्रासमान फलन को समझने के लिए। तो सबसे पहले हम इनका ग्राफ बनाते हैं। अब देखो जो फर्स्ट फंक्शन है वो आपका एक लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना, या फिर आप लीनियर इसको फंक्शन बोलो। और लीनियर फंक्शन का ग्राफ या रैखिक समीकरण का कोई भी ग्राफ हम बनाते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन के रूप में बनता है, ये हम जानते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट वाले का अगर हम ग्राफ बनाएं तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये आ जाएगा आपका ओरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहाँ आपके आ जाएंगे फर्स्ट 2 3 4, सिमिलरली फर्स्ट 2 3 4, ठीक है ना, इस तरीके से। तो हमें बनाना है एफ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स प्लस 2 का ग्राफ। अब देखो यहाँ पर अगर x इक्वल टू मैं 0 रखूँगा तो y इक्वल टू आपको 2 मिलेगा, मतलब यहाँ से ये स्टार्ट होना शुरू करेगा, ठीक है ना, 2 से। दूसरी बात कि x का वैल्यू बढ़ाने पर y का वैल्यू बढ़ेगा, x का वैल्यू घटाने पर y का वैल्यू घटेगा। अगर मैंने x 1 रखा तो y आपको क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। अगर मैंने 1 लिया तो y आपको मिलेगा 3, मतलब यहाँ पर 2 रखने पर आपको मिलेगा 4, मतलब यहाँ पर। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो ये हमने बनाया फर्स्ट वाले का y इक्वल टू, इधर आपका एफ एक्स, वाई इक्वल टू क्या है आपका एफ एक्स, क्योंकि इधर आपका x है, x का वैल्यू रखने पर, x का वैल्यू बढ़ाने पर एफ एक्स का वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो कुछ इस तरीके से बनेगा y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का ग्राफ। बात क्लियर हुई। सेकंड, अगर आप ग्राफ बनाओ तो इसका ग्राफ, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ ओरिजिन, देखो आपको दे रखा है, नंबरिंग कर देंगे पहले 1 2 3 4, 1 2 3 4। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। अगर देखो यहाँ पर अगर आप x का वैल्यू क्या रखो 0 तो आपको y इक्वल टू क्या मिलेगा 2, मतलब ये यहीं से स्टार्ट होना शुरू करेगा। अगर आप x का वैल्यू 1 रखते हो तो y का वैल्यू कितना मिलेगा 1, मतलब x इक्वल टू 1 पर y इक्वल टू कितना मिल रहा है 1। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है ना। थोड़ा सीधा बनाएंगे इसको, स्ट्रेट लाइन है ये, इस तरीके से। बात क्लियर हुई। चलता जाएगा, जहाँ तक आप x का वैल्यू रखते जाओगे ये चलता जाएगा आगे। नंबर 3 है y इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है ना। और साइन एक्स का ग्राफ हम सब जानते हैं किस तरीके से बनता है। आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, या आप इसे कहो एफ एक्स, यहाँ आ जाएगा ओरिजिन। साइन 0 पर 0 होता है, मतलब आप 0 से स्टार्ट करोगे तो कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। बात क्लियर हुई। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा आपका π/2, ठीक है ना, यहाँ आ जाएगा आपका पाई, यहाँ आ जाएगा 3π/2, यहाँ आ जाएगा 2π, और यहाँ आ जाएगा आपका 3π/2, सॉरी 3 आ गया 5π/2, ठीक है ना। तो कुछ साइन एक्स का ग्राफ, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ इस तरीके से हमने बनाया। तो 3 ग्राफ बनाए हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को समझने के लिए। अब देखो यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट ग्राफ को देखो तो डायरेक्ट ग्राफ को देखकर आपको पता चल जाएगा यहाँ से कि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, x का वैल्यू रखने पर y का वैल्यू बढ़ रहा है, इसका मतलब ये लगातार बढ़ता रहेगा, ठीक है ना। तो इस फंक्शन को हम कहेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। कैसा फंक्शन हो गया ये, इंक्रीजिंग फंक्शन, या आप इंक्रीजिंग फंक्शन कहो या इसको आप कहो वर्धमान फलन। क्या कहो, वर्धमान फलन। बात क्लियर हुई। नेक्स्ट, इसे आप देखने से बता सकते हो कि x का वैल्यू बढ़ाने पर y का वैल्यू घट रहा है, तो ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, y इक्वल टू -x प्लस 2, ठीक है ना। क्या मिलेगा आपको, डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, या आप इसे कहो ह्रासमान फलन, ठीक है। इस ग्राफ को देखकर आप बता सकते हो कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है ना। यहाँ से आपने देखा कि यहाँ से π/2 तक तो ये बढ़ा, उसके बाद में ये क्या हुआ, कम होता चला गया, कम होता चला गया, कम होता चला गया, कहाँ तक 3π/2 तक, मतलब π/2 से और 3π/2 तक ये क्या हो गया, डिक्रीज हुआ। फिर 3π/2 से और 5π/2 तक ये क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, ठीक है ना। तो इसमें सर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि ये इंक्रीजिंग बोलें या डिक्रीजिंग बोलें, क्योंकि इसमें दोनों ही काम हो रहे हैं, इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है। तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना। क्या बोलेंगे इसको, ना तो वर्धमान ना ही ह्रासमान,
फलन। ये ऐसे फंक्शन हैं जो ना तो इंक्रीज हो रहे हैं और ना ही डिक्रीज हो रहे हैं। अगर y इक्वल टू साइन एक्स आपसे पूछ लिया और उसने कोई इंटरवल नहीं दिया, देखो यहाँ पर ये इंक्रीज कैसा हो रहा, क्यों हो रहा था, क्योंकि जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बन रहा था वो एंगल 90 से छोटा था, और 90 डिग्री से छोटा एंगल होने पर हमें tan थीटा क्या मिलता है भाई, पॉजिटिव मिलता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो स्लोप है वो कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। और पॉजिटिव स्लोप के लिए हमने समझा कि फंक्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है। यहाँ पर अगर आप एंगल देखो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आपको ये मिलेगा 90 प्लस थीटा। क्या मिलेगा, ये 90 से बड़ा मिलेगा आपको थीटा, या ये जो थीटा होगा एंगल, वो थीटा कैसा होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। इट मीन्स जो थीटा एम इक्वल टू टेन थीटा होगा, एम इक्वल टू टेन थीटा होगा, वो कैसा होगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा, क्योंकि जो एंगल है वो कहाँ चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। और नेगेटिव मिलने पर ही हम क्या कहते हैं, उसको डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। अगर स्लोप नेगेटिव मिलता है तो क्या होता है, डिक्रीज होता है। लेकिन यहाँ पर आप बोलोगे ना तो ये वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए या फिर क्लासीफाई करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि किस इंटरवल में उसने हमसे पूछा, ठीक है ना। तो अगर मैंने आपसे पूछा कि सर इसमें आप बताओ कि इंक्रीज है फंक्शन या डिक्रीज है, तो आपका सब पहला क्वेश्चन क्या होगा कि सर आप इंटरवल कौन सा पूछ रहे हो, आप 0 से π/2 में पूछ रहे हो, या π/2 से 3π/2 में पूछ रहे हो, या 3π/2 से 5π/2 में पूछ रहे हो। तो जब तक आपको इंटरवल पता नहीं होगा कि इंटरवल किस इंटरवल में आपको बताना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तब तक आप नहीं बता सकते कि कोई भी फलन इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। अच्छा, इतनी बात समझ आई। दूसरी बात कि सर यहाँ तो हम ग्राफ को देखकर बता सकते हैं कि कौन सा इंक्रीजिंग है कौन सा डिक्रीजिंग है। अगर हमें फलन कोई पॉलिनोमियल मिल गया, बहुपद फलन मिल गया आपको, तो उसका ग्राफ हम किस तरीके से बनाएंगे और किस तरीके से देखेंगे कि वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो उस बात को भी हम समझेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ा सा फोकस करना है इसमें इंटरवल के ऊपर, साइन एक्स के अंदर इंटरवल के ऊपर, ठीक है ना। अच्छा देखो, हमने कहा कि सर 0 से लेकर π/2 में ये जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्यों कहा, क्योंकि मान लो कि यहाँ पर कोई एक पॉइंट है इस स्लोप पर, और यहाँ से मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूँ, कोई एक टेंजेंट ड्रॉ करूँ, तो वो टेंजेंट कुछ ऐसा बनेगा जो इस पॉइंट को छू कर निकलेगा, ठीक है ना। तो अब मुझे इस लाइन का क्या देखना है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से जो एंगल बनेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो एंगल मुझे देखना है थीटा। क्या यहाँ पर थीटा 90 डिग्री से छोटा है, यस छोटा है, मतलब ये जो स्लोप होगा tan थीटा ये मुझे पॉजिटिव मिलेगा, यस पॉजिटिव मिलेगा। अगर पॉजिटिव मिलेगा तो कैसा है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। बात क्लियर हुई। अगर यहाँ पर आप एक पॉइंट लो और यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ करो टेंजेंट, ठीक है ना, फिर आप क्या करोगे, इस लाइन का जो स्लोप है उसको आप निकालोगे थीटा से। तो यहाँ पर जो थीटा है वो क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है, और ग्रेटर देन 90 डिग्री पर मिलने पर ही हम क्या कह देते हैं कि वो स्लोप क्या होगा, tan थीटा क्या मिलेगा, हमें नेगेटिव मिलेगा। नेगेटिव मिलेगा मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इस तरीके से तो हमने समझा कि कहाँ पर ये इंक्रीज हो रहा है और कहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। लेकिन जब तक हमें इंटरवल पता नहीं होगा तब तक हम बता नहीं सकते कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। अगर इंटरवल नहीं दिया है तो हम क्या बोलेंगे कि ना तो वो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। बात क्लियर हुई। तो इंटरवल का मेन रोल हो गया इसमें, है ना, कि इंटरवल क्या है, इंटरवल क्या है किसी फंक्शन का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इंटरवल किस इंटरवल में पूछा है। तो यहाँ से दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। टाइप वन कौन से हैं, जिनमें आपसे इंटरवल पूछेगा, ठीक है ना, कि भाई ये जो फंक्शन हमें दिया गया है क्वेश्चन में, ये फंक्शन किस अंतराल में या किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। टाइप 2 क्वेश्चन कौन से बनेंगे कि आपसे पूछेगा कि वह इंटरवल ज्ञात कीजिए जिस इंटरवल में ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ठीक है ना। तो एक में तो आपको इंटरवल दिया हुआ होगा, वहाँ आपको बताना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, और एक में आपको क्या करना पड़ेगा, ये इंटरवल फाइंड करना होगा कि इंटरवल क्या है, किस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो 2 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं इस एक्सरसाइज में। या तो आपको वो इंटरवल देगा और पूछेगा इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, या वो बोलेगा कि इंक्रीजिंग है लेकिन कौन से इंटरवल में, या फाइंड करो। बात क्लियर हुई। तो 2 टाइप के क्वेश्चन इसमें से बने। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हमने समझा। इसके बाद हम समझते हैं कि सर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या है, निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान फलन क्या होता है, किस तरीके से हम देखते हैं, ठीक है ना। तो कॉपी करेंगे इसको, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। सो हमने ये 4 फंक्शन बनाए, ठीक है ना, और इनका जो इंटरवल है वो हमने दिया a से लेकर b सबका। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो यहाँ से
अब आप देखो कि हमें बताना है कि कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है और कौन सा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है ना। हम वर्धमान फलन और निरंतर वर्धमान फलन की बात कर रहे हैं, ऐसे ही हम ह्रासमान फलन और निरंतर ह्रासमान फलन की बात करेंगे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से अगर आप कोई भी 2 पॉइंट लो, है ना, हमने x1, x2 2 पॉइंट लिए हैं बिलोंग्स टू a, b अंतराल a और b में से। सब में हम 2 पॉइंट लेंगे x1, x2 और वो कहाँ से होंगे, इस इंटरवल ए बी से होंगे, मतलब ए बी के बीच में कोई भी 2 पॉइंट हमें लेने हैं x1 और x2, ठीक है ना। तो सिंपली देखो, अगर मैं समझूँ, ये फर्स्ट नाम देते हैं इसको, सेकंड, थर्ड, यहाँ थोड़ा स्पेस नहीं है इसलिए हम थोड़ा सा इस तरह से नाम देकर करेंगे, है ना। यहाँ हम लिखेंगे फर्स्ट के लिए। देखो यार ध्यान से, आपको पता है कि यहाँ से अभी ग्राफ देख के सब समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से आप x का वैल्यू बढ़ा रहे हो तो आपके y का वैल्यू बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर कांस्टेंट हो गया, बात क्लियर हुई, और यहाँ से फिर बढ़ रहा है। दूसरी बात कि एक बात और हम करते हैं आपके साथ में कि मान लो कि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और x एक्सिस के पैरेलल ही एक कोई लाइन है, ठीक है ना। तो इस लाइन का स्लोप जो है m वो कितना होगा, 0 होगा। क्यों होगा सर 0? भैया ये जो लाइन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ में कितने डिग्री का कोण बना रही है, 0 डिग्री का। इसका मतलब क्या कि m इक्वल टू tan 0 डिग्री, इट मीन्स 0। तो इसका स्लोप कितना होगा, 0 होगा। अगर कोई लाइन, इस तरीके से भी हम इसको समझ सकते हैं कि अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप कितना होगा भाई, 0 होगा। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो फर्स्ट वाले केस में अगर मैं 2 पॉइंट लूँ x1, x2, है ना, तो आपको पता है कि x1 जो है वो छोटा होगा x2 से, क्योंकि x1 कहीं यहाँ होगा, x2 कहीं यहाँ होगा, तो x1 क्या होगा, छोटा होगा x2 से। और उस x1, x2 को मैं फंक्शन में रखूँ f(x1), f(x2) और इनका जो वैल्यू है, या तो मुझे क्या मिले कि f(x2) मुझे बड़ा मिलेगा, क्योंकि मैं अगर x2 बड़ा रखूँगा तो फंक्शन y का वैल्यू क्या होगा, अधिक होगा, या तो वो मुझे f(x2) बड़ा मिले या ये दोनों क्या मिले, इक्वल मिले। अगर ऐसी मेरे पास कंडीशन आती है तो इस कंडीशन को मैं कहता हूँ इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या कहते हैं इसको, इंक्रीजिंग फंक्शन या वर्धमान फलन, ठीक है ना। और जो x1, x2 हैं हमने वो कहाँ से लिए, a, b से। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो सर समझते हैं कि ये इक्वल कैसे हो रहे हैं। देखो मैंने यहाँ से x1 लिया, यहाँ से x2 लिया, तो आपको पता है कि x1 जो है वो छोटा है x2 से, तो f(x1) का वैल्यू भी क्या मिलेगा मुझे, f(x2) से कम मिलेगा। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। चलो ये बात हमारे समझ में आ गई और ग्राफ देख के भी हमें समझ में आ रहा है कि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। दूसरी बात कि सर ये इक्वल कब होंगे, मान लो कि मैंने x1 यहाँ से लिया और x2 यहाँ से लिया, तो इस केस में f(x1) का वैल्यू भी कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि ढाल क्या है, 0 है। उस समय पे फंक्शन में जो स्लोप मिलेगा x1 का वैल्यू रखने के बाद, जो फंक्शन का स्लोप मिलेगा वो मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और सेम f(x2) ये भी मुझे क्या मिलेगा, इसका स्लोप 0 मिलेगा, क्योंकि ये जो लाइन है वो x एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा, ठीक है ना। अगर लाइन पैरेलल है x एक्सिस के तो उस लाइन का स्लोप कितना होगा, 0 होगा। तो उस केस में इन दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यदि 0 हो गया मतलब स्लोप जो है वो कांस्टेंट हो गया, तो उसे हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोलेंगे, निरंतर वर्धमान नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे कि कहीं पर बीच में वो क्या हो गया, उसका स्लोप 0 हो गया। उसके बाद यहाँ आप देखो, अगर मैंने x1 यहाँ से लिया और x2 यहाँ से लिया, क्या x1 छोटा है x2 से, यहाँ आ जाओ, यहाँ देखो छोटा है, यस सर छोटा है। क्या f(x1) बड़ा होगा f(x2) से, यस सर बड़ा होगा। तो इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। बात क्लियर हुई। लेकिन हम बात कर रहे हैं पूरे इंटरवल की, पूरे इंटरवल ए बी की। तो पूरे इंटरवल ए बी में ये जो फंक्शन है फर्स्ट वाला, ये ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है ना। इसको हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या निरंतर वर्धमान फलन नहीं कह सकते। बात क्लियर हुई। तो इस फंक्शन को हमने क्या कहा, वर्धमान या इंक्रीजिंग फंक्शन। सेकंड वाले की बात करते हैं। आप फिर 2 पॉइंट लोगे इसमें से x1, x2, ठीक है ना। और जो x1 है वो छोटा होगा x2 से, फिर आप इसमें फंक्शन में रखोगे तो f(x1) आपको लेस देन मिलेगा ऑलवेज f(x2) के, लेस देन मिलेगा ना, क्योंकि कहीं पर कांस्टेंट नहीं हो रहा, स्लोप 0 नहीं मिल रहा है। अगर 0 मिलेगा तभी तो इक्वल होगा,
तभी तो क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन अगर जीरो नहीं है तो ये लगातार क्या है, बढ़ता जा रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कहीं पर स्लोप जो है वो कांस्टेंट नहीं हो रहा है, जीरो नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या कि यदि x1 छोटा है x2 से और fx1 लेस देन fx2 मुझे मिलता है, तो उस केस में मैं फंक्शन को बोलूँगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना। या आप इसे कहो क्या, निरंतर वर्धमान फलन। बात क्लियर हुई। थर्ड वाले की बात करते हैं। फिर आप x1, x2 लोगे, 2 पॉइंट लोगे, ठीक है ना। फिर आपको fx1 जो है वो लेस देन इक्वल टू क्या मिलेगा, fx2 मिलेगा, क्योंकि इसमें भी कहीं ना कहीं स्लोप क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, ठीक है ना। क्योंकि ये जो लाइन है वो एक्सिस क्या है, पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, जीरो होगा। अगर मैं ए बी के लिए बात करूं, इंटरवल एरिया में बात करूं, तो ये फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इसको नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो स्लोप है वो क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। बात क्लियर हो रही है, ठीक है ना। देखो यहाँ से आपने x1 लिया और यहाँ से आपने क्या लिया, x2 लिया, तो सॉरी ये लेस देन इक्वल टू आएगा इस तरीके से। बात क्लियर हो रही है, ठीक है ना। क्या आएगा ये, लेस देन इक्वल टू, x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x2। आपको समझ में भी आ रहा होगा कि यहाँ पर तो सर fx1 का मान ये है और यहाँ पर fx2 का मान ये है, तो इसका मतलब fx1 ग्रेटर देन क्या हो गया, fx2। तो हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन होगा, अगर इक्वल का साइन है तो ये फंक्शन कैसा होगा, ओनली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। या आप इसे कहो क्या, ह्रासमान फलन, ह्रासमान फलन। बात क्लियर हो रही है, ठीक है ना। क्यों है भाई ह्रासमान फलन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्लोप जो है वो क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। मतलब हमें बीच में कहीं ना कहीं जीरो मिलेगा। ये दोनों वैल्यूज हमें कभी ना कभी क्या मिलेंगी, इक्वल मिलेंगी इस ए बी इंटरवल में। तो इस ए बी इंटरवल के लिए हम इस थर्ड फंक्शन को क्या बोलेंगे, ओनली डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। बात क्लियर हुई। फोर्थ पे आ जाओ। फोर्थ क्या कह रहा है, ठीक है ना। फोर्थ कह रहा है कि अगर आप कोई भी x1, x2 वैल्यूज लेते हो तो आपको fx1 ऑलवेज ग्रेटर देन मिलेगा fx2 से। क्या मिलेगा, हमेशा आपको fx1 का वैल्यू fx2 से ज़्यादा मिलेगा। तो आप कहीं पे भी x1, x2 दो वैल्यूज़ लो, क्या x1 बड़ा है, क्या x1 छोटा है x2 से, यस छोटा है। क्या fx1 का वैल्यू बड़ा मिलेगा आपको fx2 से, यस बड़ा मिलेगा। तो इस केस में ओनली बड़ा मिलेगा, है ना, ओनली ग्रेटर देन मिलेगा, आपको इक्वल नहीं मिल रहा है। कहीं पर भी स्लोप जो है वो जीरो नहीं हो रहा है, कांस्टेंट नहीं हो रहा है। तो इस केस में ये जो फंक्शन हुआ, ये क्या हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। या आप इसे कहो निरंतर ह्रासमान फलन। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। आप इन ग्राफ के नीचे ही लिख लेंगे इन लाइन को, मैंने थोड़ा सा अलग लिखा है क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं था। तो इस तरीके से हमने समझा कि इंक्रीजिंग फंक्शन एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, वर्धमान फलन और निरंतर वर्धमान फलन क्या होता है, वो हमने समझा। ये आपके समझ में आ गया, ठीक है ना। किस तरीके से हमने इनको लिखा कि वापस समझते हैं कि यहाँ से हमने x1, x2 दो वैल्यूज़ लिए। x1 हमेशा छोटा होगा x2 से, हर केस में, ये हमने समझा, ठीक है ना। x1, x2 हम इस इंटरवल ए बी से ले रहे हैं। फिर हम देख रहे हैं कि क्या ये फलन इस इंटरवल ए बी में इंक्रीजिंग फंक्शन है या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो स्लोप है वो क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है या जीरो हो रहा है। तो जीरो हो गया स्लोप, इसका मतलब x1 और x2 का वैल्यू इस केस में क्या मिलेगा, मुझे इक्वल मिलेगा। अगर इक्वल मिलता है fx1 और fx2 का वैल्यू अगर इक्वल मिलता है तो उस केस में इस फंक्शन को मैं ओनली क्या बोलूँगा, वर्धमान फलन, है ना। इसे हम क्या नहीं बोलेंगे, निरंतर वर्धमान फलन। निरंतर वर्धमान फलन क्या बोलेंगे, जहाँ पर स्लोप जो है वो इक्वल नहीं होता है, fx1 इक्वल टू fx2 नहीं होगा, तो हम बोलेंगे कि ये फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। बात क्लियर हुई, या निरंतर वर्धमान फलन है। सिमिलरली हम डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए भी यही फंडा अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो इतना हमने समझा। इसके बाद समझते हैं कि अगर क्वेश्चन में पॉलिनोमियल फंक्शन मिलता है या अदर कोई फंक्शन मिलता है तो उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे और वहाँ कैसे बताएंगे कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो कब भी करेंगे पहले। सो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को समझने के लिए हमने यहाँ पर 3 फंक्शन बनाए हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है ना। इनके बारे में हम समझेंगे कि हम यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं। उससे पहले हम एक बात समझते हैं कि स्लोप जो है उसको हमने लिखा m से, जिसको हमने समझा tan ऑफ थीटा,
जिससे हम कहते हैं dy बाई डी एक्स। अगर कोई फंक्शन हमें y दे रखा है तो उसका हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। या फिर हमें कोई फंक्शन f(x) गिवन है और उसका हम f' निकालते हैं, तो f' को ही तो हम कहते हैं dy बाई डी एक्स, या फिर अवकलन उस फंक्शन का। तो ये हमने समझा है ना। आप उसको tan थीटा बोलो या f' बोलो, बात एक ही है। दूसरी बात कि मान लो कि आपको f(x) जो है एक पॉलिनोमियल फंक्शन दे रखा है, f(x) आपको दे रखा है पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन या आप इसे कहो बहुपद फलन आपको दे रखा है, तो उसके ग्राफ कुछ इस तरीके से बन गए, हमने ये माना, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम इस फर्स्ट वाले फंक्शन की बात करें तो इसमें देखो स्लोप कैसा है, सबको पता है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। दूसरी बात, किस तरीके से हम इसको समझ रहे हैं कि यहाँ अगर मान लो हम एक पॉइंट लें, उस पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें जो इस कर्व को छू कर निकलेगा, ठीक है ना। फिर हम इसका एंगल निकाल रहे हैं, मतलब क्या निकाल रहे हैं हम, इसका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा थीटा, उसका हम ले रहे हैं tan। क्या यहाँ पर जो एंगल थीटा है वो 90 डिग्री से छोटा है? यस छोटा है। इसका मतलब क्या कि ये हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, यस मिलेगा। ठीक, बात क्लियर हो रही है। एम को ही हमने समझा कि f'(x) ऐसे हम कहते हैं कि या क्या ये हमें पॉजिटिव मिलेगा, यस पॉजिटिव मिलेगा। पॉजिटिव f'(x) पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो f'(x) है वो ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। बात क्लियर हुई। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए, किसके लिए भाई, इंक्रीजिंग फंक्शन या वर्धमान फलन के लिए हम बात करें, वर्धमान फलन के लिए क्या करना है भाई, हमें f'(x) इज ग्रेटर देन 0 करना है। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए आपको क्या करना है, f'(x) इज ग्रेटर देन 0 करना है, तो आप वहाँ से इंक्रीजिंग फंक्शन का जो इंटरवल है वो हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हमें ये सब करना है, वो हम समझ रहे हैं कि किस तरीके से आता है हमारे पास। इतनी बात समझाई। दूसरा फंक्शन, इसमें आपको दिख रहा है ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो देखो किस तरीके से हम इसको समझ रहे हैं कि मान लो कि यहाँ पर एक पॉइंट है जिसका टेंजेंट हम ड्रॉ करें तो कुछ इस कर्व को छू कर निकलेगा, ठीक है ना। इंटरवल हमें दे रखा है AB में हम बात कर रहे हैं, तो ये जो लाइन है या फिर ये जो टेंजेंट है या स्पर्श रेखा है वो इस कर्व को इस पॉइंट पर छू कर निकलेगी। तो यहाँ हम देख रहे हैं अब स्लोप क्या होगा भाई, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनता है उससे हम कहते हैं स्लोप। क्या यहाँ पर जो थीटा है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है, यस 90 डिग्री है। तो m इक्वल टू अगर हम इसका tan लेंगे तो ये क्या मुझे नेगेटिव मिलेगा, यस नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि ये जो एंगल है वो कहाँ चला जाएगा भाई, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव। अगर tan m इक्वल टू tan अगर नेगेटिव है तो इसी को हमने क्या समझा, f'(x) समझा m को ही, तो f'(x) भी मुझे क्या मिलेगा, नेगेटिव ही मिलेगा। अगर f'(x) नेगेटिव है तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि f'(x) इज लेस देन 0 है, मतलब f'(x) का वैल्यू क्या है, 0 से छोटा हो। 0 से छोटा वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए, डिक्रीजिंग फंक्शन या इसे आप कहो ह्रासमान फलन, ठीक है ना, ह्रासमान फलन। तो ह्रासमान फलन या डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए आपको लेना है f'(x) इज लेस देन 0, और वहाँ से आप क्या निकालोगे, वो इंटरवल निकालोगे जहाँ पर ये फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए f'(x) ग्रेटर देन 0, डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए f'(x) इज लेस देन 0। और अगर हम इसकी बात करें, देखो यहाँ पर हम पॉइंट ले रहे हैं इस जगह पे, ठीक है ना, और यहाँ से एक स्पर्श रेखा निकलेगी जो इस पॉइंट को छू कर निकलेगी, ना कि काट कर, छू कर निकलेगी, निकल गई भाई लो, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो एंगल है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से जो एंगल बनेगा इस लाइन का, वो कितना बनेगा, 0 डिग्री मिलेगा। मतलब थीटा जो है वो तो 90 डिग्री से छोटा ही है, क्योंकि क्या है, छोटा है, क्या है, छोटा है। क्यों, क्योंकि एंगल कितना है, 0 डिग्री है। दूसरी बात क्या कि m इक्वल टू जब हम tan थीटा लेंगे, थीटा कितना, 0 डिग्री, tan थीटा लेंगे तो ये मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। स्लोप क्या मिलेगा मुझे, 0 मिलेगा। स्लोप 0 मिलेगा, इसका मतलब क्या कि f'(x) भी मुझे 0 मिलेगा, है ना। और f'(x) 0 मिलेगा, इसका मतलब क्या कि जो f'(x) है उसका वैल्यू क्या है, 0 है। तो ये कब होता है, जब हमारा फंक्शन क्या हो, फंक्शन कैसा हो, कांस्टेंट फंक्शन हो, कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है ना। या आप इसे कहो क्या हो, हमारे पास अचर फलन हो,
अचर फलन होगा तभी हमारा एफ डैश एक्स क्या होगा, जीरो होगा, है ना, उसका स्लोप क्या होगा, जीरो होगा। ये बात हमने समझी। दूसरी बात कि जिस पॉइंट पर फंक्शन का जो अवकलज है या फिर एफ डैश एक्स है, जिस पॉइंट पे वो जीरो होता है उस पॉइंट को, है ना, इसका मतलब इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, एक्सट्रीम पॉइंट। एक्सट्रीम पॉइंट आप इसे कहो या आप इसे कहो चरम बिंदु, चरम बिंदु, ठीक है ना। और एक्सट्रीम पॉइंट क्या होता है, ऐसा पॉइंट जहां पर स्लोप क्या होगा, जीरो होगा। स्लोप जीरो होगा मतलब इसको हमने एक्सट्रीम पॉइंट क्यों कहा, क्योंकि आपको पता है कि इसके इस पॉइंट के आगे या पीछे की तरफ फंक्शन का वैल्यू या तो मुझे पॉजिटिव मिलेगा स्लोप या नेगेटिव मिलेगा। इसके आगे की तरफ स्लोप जो है वो मुझे कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, और इसके पीछे की तरफ जो स्लोप है वो मुझे कैसा मिलेगा भाई, पॉजिटिव मिलेगा। बात क्लियर हुई, है ना। एक्सट्रीम पॉइंट जहाँ पर जीरो है, जीरो के आगे पीछे ही नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, ये सबको पता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के लिए हमने इतनी बातें समझी कि एक्सट्रीम पॉइंट निकालने के लिए हमें एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो करना होगा। एक्सट्रीम पॉइंट निकाल लेंगे, उसी के बाद हम करेंगे एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन जीरो, या एफ डैश एक्स लेस देन जीरो। डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए लेस देन जीरो करेंगे और इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हम ग्रेटर देन जीरो करेंगे। बात क्लियर हुई। और एक्सट्रीम पॉइंट निकालने के लिए या चरम बिंदु निकालने के लिए हम करेंगे एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हमें ये काम करना है, ठीक है ना। अब इसके बाद जो भी थोड़ी बहुत आपकी प्रॉब्लम्स बची होंगी वो एक दो एग्जांपल करेंगे, उससे सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है ना। ये कॉपी करने का तो है नहीं, अगर चाहो तो कॉपी कर सकते हैं इसको। सो एग्जांपल नंबर 7 हम देखते हैं। फाइंड द इंटरवल इन विच एफ एक्स दिस इज इंक्रीजिंग, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट इज डिक्रीजिंग, ठीक है ना। तो एक फंक्शन दिया हमें और क्वेश्चन में पूछा है उसने कि हमें फाइंड करना है कि किस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग और किस फंक्शन में, किस इंटरवल में ये फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो हमने समझा दो टाइप के इसमें क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपसे पहले तो इंटरवल पूछेगा, दूसरे टाइप का क्वेश्चन जिसमें आपको इंटरवल दे रखा होगा और उसमें प्रूफ आपसे पूछेगा कि प्रूफ कीजिए कि ये फंक्शन इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। बात क्लियर हुई। दो टाइप के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए एक्सरसाइज 8.2 का हम एग्जाम्पल स्टार्ट कर रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 7 से। तो सॉल्यूशन में समझते हैं कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो हमने समझा कि इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए सबसे पहले आप फंक्शन लिख लो। एफ एक्स इक्वल टू आपको दे रखा है 2x⁻³ माइनस 9x² प्लस 12x+3, ठीक है ना। और हमने अभी कुछ देर पहले समझा कि इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमें एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो मिलेगा और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमें एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो मिलेगा। इट मीन्स हमें सबसे पहले इस फंक्शन का एफ डैश एक्स फाइंड करना है। तो एफ डैश एक्स निकाल लेंगे। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 6x² माइनस 18x प्लस 12। थोड़ा और अगर ध्यान से देखें तो यहाँ से 6 कॉमन मिलेगा तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 3x प्लस 2। बात क्लियर हुई। उसके बाद हमने समझा कि फंक्शन का स्लोप अगर किसी पॉइंट पे एफ डैश एक्स अगर हमें जीरो मिलता है, और जीरो कहाँ मिलेगा, जहाँ पर स्पर्श रेखा या टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस की क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए या समांतर हो जाए, तो वहाँ पर आपको स्लोप मिलता है जीरो। और जिस पॉइंट पर फंक्शन या स्लोप जीरो मिलता है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट। क्या कहते हैं भाई, एक्सट्रीम पॉइंट कहो या आप उसको कहो क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है ना। क्या कह सकते हैं हम इसको, चरम बिंदु, चरम बिंदु या क्रांतिक बिंदु, क्रांतिक बिंदु, ठीक है ना। तो इन चारों में से आप कोई भी नाम इसको दो। तो सबसे पहले हमें एक्सट्रीम पॉइंट फाइंड करने होंगे, उसके बाद हम इंटरवल फाइंड करेंगे कि किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। और एक्सट्रीम पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो रखने के बाद, ठीक है ना। सो 4 क्रिटिकल पॉइंट्स, क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, 4 क्रिटिकल पॉइंट्स, या आप बोल सकते हो चरम बिंदु के लिए, ठीक है ना। क्या करेंगे चरम बिंदु के लिए, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो या 6x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू जीरो। तो 6 चला जाएगा जीरो में, क्या मिलेगा, x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू जीरो। मल्टीप्लाई करने पर हमें 2x² चाहिए और उनका सम करने पर हमें माइनस का 3x चाहिए। इट मीन्स फैक्टर्स करेंगे इसके, x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से x कॉमन लिया तो क्या मिल गया, x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन लेंगे तो, सॉरी ना, इसको थोड़ा सा अरेंज कर रहे हैं हम,
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0 हमने इसको लिखा। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 मिलेगा, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 मिलेगा इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस 2 कॉमन लिया तो ये तो हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव। बात क्लियर हुई। इसके बाद कॉमन मिल रहा है हमें x माइनस 1, तो क्या बच जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस 1 इक्वल टू 0 मिलेगा और x माइनस 2 इक्वल टू 0 मिलेगा। तो x इक्वल टू 1 मिला और x इक्वल टू 2 मिला। हमें दो क्रिटिकल पॉइंट मिले या दो क्रांतिक बिंदु मिले हमें, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2। यही स्टेप करना है हर क्वेश्चन में। सबसे पहले आप फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट करने के बाद में आप वहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स या क्रांतिक बिंदु फाइंड करोगे f डैश इक्वल टू 0 पुट करने के बाद में, ठीक है ना। तो आपके पास जो पॉइंट्स आ जाएंगे उन्हें आप फिर नंबर लाइन पर ड्रॉ करोगे, ठीक है ना। नंबर लाइन रियल नंबर वाली, इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, 1 एंड 2। और ये इन पॉइंट्स पर फंक्शन का जो स्लोप है वो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, 1 पे और 2 पे। इधर आपको f डैश एक्स फाइंड करना है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इधर भी आपको देखना है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और इधर आपको देखना है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो किस तरीके से निकालेंगे, फॉर इंक्रीजिंग, क्या लिख रहे हैं हम, फॉर इंक्रीजिंग या वर्धमान फनल के लिए f डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। यही हमने समझा कि अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है तो हमें f डैश एक्स ग्रेटर देन क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। सो हमने लिखा f डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, f डैश एक्स हमारे पास क्या आया, यहाँ से आप देखो, ठीक है ना। आप या तो इसे लिखो या आप डायरेक्टली यहाँ से इसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। ये भी आपका f डैश एक्स ही है, इसको हमने सॉल्व किया तो हमें ये मिला। सो आप इसे लिखो या इसे लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो हम इसे ही लिख लेते हैं, x माइनस 1 एंड x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0, ये हमें मिलेगा। तो यहाँ से हमें फाइंड करना है इंटरवल। अब देखो ये मुझे देखो एक बार और समझते हैं, एक बात क्या समझते हैं कि a इंटू बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रखा है, a इंटू बी इज ग्रेटर देन 0 दे रखा है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, ध्यान से समझेंगे कि यदि हमें a ग्रेटर देन 0 मिले एंड b ग्रेटर देन 0 मिले तो हमें ये वैल्यू जो है a इंटू बी इज ग्रेटर देन 0 मिलेगी। मतलब a भी पॉजिटिव होना चाहिए और b भी पॉजिटिव होना चाहिए। फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड क्या हो गया कि हमें a नेगेटिव मिले तो हमें b भी क्या चाहिए भाई, नेगेटिव चाहिए, क्योंकि अगर नेगेटिव नेगेटिव का मल्टीप्लाई करेंगे तो ही तो पॉजिटिव मिलेगा। अगर a नेगेटिव है तो b को भी नेगेटिव होना पड़ेगा, अगर a पॉजिटिव है तो b को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। फॉर a इंटू बी इज ग्रेटर देन 0 के लिए अगर हम बात करें a इंटू बी इज लेस देन 0, तो इस केस में क्या होगा, देखो कि a ग्रेटर देन 0 है तो b लेस देन 0 चाहिए, है ना। एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव चाहिए, ताकि इन दोनों वैल्यूज का जब मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे नेगेटिव मिले। बात क्लियर हो रही है। अगर a नेगेटिव है तो b हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए इस वाले केस में, ठीक है ना। तो ये हमने समझा। अब उसमें दे रखा है कि x माइनस 1 एंड x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और x माइनस 2 भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये बात हमने समझी। दूसरी बात कि हमें इंटरवल पहचानना है कि किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ से ये आपके पास इंटरवल आया 2 से लेकर इन्फिनिटी, 1 से लेकर 2, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1। तो इस इंटरवल में से आपको वैल्यूज उठानी है। मान लो कि हमने यहाँ से वैल्यू उठाई, यहाँ से हमने वैल्यू उठाई 3 उठाकर आप इसमें पुट करो। 3 पुट करने पर ये आपको पॉजिटिव मिलेगा और 3 पुट करने पर ये आपको पॉजिटिव मिलेगा। इट मीन्स f डैश एक्स का वैल्यू इस जगह पे मुझे क्या मिलेगा, ग्रेटर देन 0 मिलेगा। और ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होगा कि इस इंटरवल में मुझे ये फंक्शन क्या मिलेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन मिलेगा। बात क्लियर हो रही है, ठीक है ना। चलिए हमने 3 रखा, उसके बाद में हम 1 और 2 के बीच में से रखेंगे। 1 और 2 के बीच में से हमने रखा, मान लो यहाँ से हमने ले लिया 1.5, ठीक है ना। तो 1.5 उठाकर हम इसमें रख रहे हैं। ये बहुत इजी तरीका है फंक्शन को पहचानने का कि कहाँ पे पॉजिटिव है कहाँ पे नेगेटिव है फंक्शन का स्लोप, ठीक है ना। सबसे इजी मेथड यही है और मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि आप यही तरीका अपनाएं, कोई गलती नहीं होगी इसमें। आपने 1 और 2 में से 1.5 लिया, इन दोनों के बीच में 1.5 होगा ना कहीं पे, तो आपने 1.5 लिया, इसमें आप 1.5 पुट करोगे तो ये आपको पॉजिटिव मिलेगा और इसमें अगर आप 1.5 रखोगे तो आपको नेगेटिव मिलेगा, है ना। 1.5 माइनस 2, 1.5 माइनस 2 माइनस 0.5, ठीक है ना। इस तरीके से हम इसको समझ रहे हैं। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मिलेगा, इसका मतलब
ओवरऑल वैल्यू हमें क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। इट मीन्स यहाँ पर हमें फंक्शन एफ डैश एक्स लेस देन 0 मिलेगा। बात क्लियर हो रही है। आप आ जाओ इधर -50 से 1 वाले में, तो 1 से छोटा कोई वैल्यू, मतलब इन दोनों के बीच में कोई एक वैल्यू होगा, मान लो 0 हमने लिया और 0 हम पुट करके देख रहे हैं वापस इसमें, है ना। 0 पुट करने पर हमें क्या मिलेगा, ये वाला वैल्यू नेगेटिव मिलेगा और ये वाला वैल्यू भी नेगेटिव मिलेगा जब हम x = 0 पुट करेंगे। x = 0 पुट करने पर ये हमें मिल गया -1 और ये मिल गया हमें -2, ठीक है ना। इट मीन्स इन दोनों का सम, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, वापस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन 0 मिलेगी, ग्रेटर देन 0 मिलेगी, मतलब एफ डैश एक्स जो है वो इस इंटरवल में -∞ से लेकर 1 में मुझे एफ डैश एक्स क्या मिलने वाला है, पॉजिटिव मिलने वाला है। तो जहाँ पर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है वहाँ पर तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग, और जहाँ पर एफ डैश एक्स लेस देन 0 है वहाँ पर फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। सो क्या बोलेंगे, फंक्शन एफ एक्स, फंक्शन लिख लो आप, फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन, कहाँ से कहाँ तक भाई, देखो 2 से लेके इन्फिनिटी में पॉजिटिव है फंक्शन का वैल्यू, और फंक्शन का वैल्यू -∞ से लेकर 1 तक पॉजिटिव है। तो लिखेंगे -∞ से लेकर 1 यूनियन 1 से लेकर 2, सॉरी 2 से लेकर इन्फिनिटी। बात क्लियर हुई। फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमने एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 किया और वहाँ से हमें ये मिला, ठीक है ना। फिर यहाँ पर हम ये जो इंटरवल मिले हैं, इन इंटरवल में से हम वैल्यूज उठाकर इसमें पुट कर देख रहे हैं कि क्या हमें वो पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। अगर ये वाली वैल्यू हमें पॉजिटिव मिलती है तो हम बोलेंगे एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 है उस इंटरवल के लिए। बात क्लियर हुई। चलिए फॉर डिक्रीजिंग देखते हैं। फॉर डिक्रीजिंग के लिए हम क्या करेंगे कि एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, तो क्या लिखेंगे, x - 1 एंड x - 2 इज लेस देन 0। अब पहले ही हम वैल्यूज फाइंड कर चुके हैं, मतलब पहले ही हम इंटरवल में लिख चुके हैं कि कहाँ पर नेगेटिव मिलेगा स्लोप, कहाँ पर पॉजिटिव मिलेगा स्लोप, या कहाँ पर एफ डैश एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और कहाँ पर एफ डैश एक्स का वैल्यू जो है वो लेस देन 0 है। सो यहाँ लिखेंगे सो डिक्रीजिंग फंक्शन function is decreasing, function is decreasing in interval कहाँ से कहाँ तक भाई, कहाँ से कहाँ तक है, एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर 2 में, तो लिखेंगे 1 से लेकर 2। तो हमारे पास वो इंटरवल आ गए जहाँ पर फंक्शन इंक्रीजिंग है और जहाँ पर फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वापस समझेंगे इस क्वेश्चन को कि उसने कहा कि फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन दिस इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन निकालने के लिए हमें सबसे पहले फलन को, कोई फंक्शन है उसको डिफ्रेंशिएट करना होगा, यानी हमें एफ डैश एक्स फाइंड करना होगा। एफ डैश एक्स फाइंड करने के बाद में हम वहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स या क्रांतिक बिंदु फाइंड करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हमें एफ डैश एक्स = 0 पुट करना है। 0 पुट करने के बाद में हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी इस तरीके से, यानी x - 1 x - 2 = 0, तो यहाँ से हम x = 1 और x = 2 निकाल लेंगे। बात क्लियर हुई। यानी हमारे पास आगे क्रिटिकल पॉइंट्स, और क्रिटिकल पॉइंट्स आने के बाद में हम उन्हें लिखेंगे नंबर लाइन पर। इस तरीके से नंबर लाइन बनेगी हमारी रियल नंबर वाली, -∞ से लेके +∞, और इसमें जो नंबर्स हैं 1 और 2, जो x = हमारे पास आया 1 और x = आया हमारे पास 2, उन्हें हम इसमें प्लॉट कर देंगे। इतना करने के बाद में हमें फॉर इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 करना है, फॉर डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स लेस देन 0 करना है। बात क्लियर हुई। एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 करने का मतलब x - 1 x - 2 इज ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब जो हमारे पास एफ डैश आया उसे हम ग्रेटर देन 0 करेंगे। और एफ डैश एक्स हमारे पास फाइनली हमने इसको सॉल्व करते गए हमारे पास आया ये x - 1 × x - 2, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 करना है, तो x - 1 x - 2 इज ग्रेटर देन 0 हमने किया। फिर हमने इन नंबर्स को तो पहले ही लिख लिया था नंबर लाइन पर, फिर हम यहाँ से देख रहे हैं कि क्या ये मुझे फंक्शन जो है वो इस इंटरवल में, इन तीनों इंटरवल में से किस इंटरवल में पॉजिटिव मिलेगा और किस इंटरवल में नेगेटिव मिलेगा। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने ये वाला इंटरवल चेक किया, तो यहाँ से हमने कोई भी एक वैल्यू ली, इसमें पुट किया, यहाँ से हमने 3 लिया, इसमें पुट किया और देखा कि ये वैल्यूज़ जो है वो पॉजिटिव मिल रही है, नेगेटिव मिल रही हैं। तो 3 मिलने पर हमें ये भी पॉजिटिव मिल रहा था और ये भी पॉजिटिव मिल रहा था, इसका मतलब ये ओवरऑल वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो हमने लिखा यहाँ पर हमें एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। सिमिलरली यहाँ से हमने एक वैल्यू लिया,
वहाँ पे पुट किया और देखा पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो हमें नेगेटिव मिला, तो हमने बोला कि एफ डैश एक्स का वैल्यू यहाँ पर हमें नेगेटिव मिलेगा। सेम यहाँ से हमने एक वैल्यू लिया, इसमें पुट किया और देखा पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो यहाँ से हमें एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या मिला, पॉजिटिव मिला, तो हमने इस तरीके से उनको लिख लिया। ठीक है ना। सो फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल दिस, जहाँ पर फंक्शन एफ डैश एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, वहाँ पर फंक्शन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो इंटरवल आ गया हमारे पास -∞ से लेकर 1 यूनियन 2 से लेकर इन्फिनिटी, कि जहाँ पर फंक्शन एफ डैश एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, वहाँ पर फंक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन या वर्धमान फलन होगा। फॉर डिक्रीजिंग, ह्रासमान के लिए हमें एफ डैश एक्स लेस देन 0 करना था। ठीक है ना। तो ये काम हमने किया। फिर ये तो हम पहले ही निकाल चुके थे कि कहाँ पर किस इंटरवल में पॉजिटिव है, किस इंटरवल में नेगेटिव है फंक्शन का स्लोप। ठीक है ना। तो वहाँ से हमने डायरेक्टली लिख दिया कि जो फंक्शन है वो इंटरवल 1,2 में क्या होगा, डिक्रीज होगा या ह्रासमान होगा। बात समझ में आई। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कॉपी करेंगे इसको, इसके बाद हम एक और एग्जांपल करते हैं। सो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8। एग्जांपल नंबर 8 है प्रूव दैट फंक्शन एफ एक्स दिस इज कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल रियल नंबर। हमने माना x बिलोंग्स टू r। ठीक है ना, कि x बिलोंग ऑल रियल नंबर्स का मतलब क्या होगा कि x बिलोंग्स टू r है। और यहाँ पर कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग फंक्शन का मीनिंग क्या हो गया कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, या हम बोल सकते हैं कि आपसे वो पूछ रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये जो फलन है वो सभी रियल नंबर्स के लिए निरंतर वर्धमान फलन है ना। कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या हुआ, निरंतर वर्धमान फलन है। तो सॉल्यूशन में देखो आपसे वो इंटरवल नहीं पूछ रहा है, उसने इंटरवल दे दिया। इंटरवल क्या दिया, ऑल रियल नंबर्स। इंटरवल नहीं पूछ रहा है आपसे, वो पूछ रहा है कि आपको सिद्ध करना है कि इस इंटरवल में ये फंक्शन निरंतर वर्धमान है। तो किस तरीके से करेंगे सॉल्यूशन में, सबसे पहले आप लिख लोगे फंक्शन जो गिवन है x⁻³ - 3x² + 4x। नेक्स्ट आपको फाइंड करना है एफ डैश एक्स, क्या हो जाएगा 3x² - 6x + 4। बात क्लियर हुई। सो हमें कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग फंक्शन करना है, तो इंक्रीजिंग क्या लिख रहे हैं हम, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 करते हैं। बात क्लियर हुई। करने के लिए क्या करेंगे, 3x² - 6x + 4 इज ग्रेटर देन 0, ऐसा हम बोल सकते हैं, यस बोल सकते हैं। तो देखो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, 3x² - 6x + 3 + 1 इज ग्रेटर देन 0 मिलेगा, यस मिलेगा, है ना। 3x² - 6x, 4 को मैंने क्या लेगा, 3 + 1 लिखा। तो ऐसा करने पर मुझे क्या मिल गया, मुझे a - b का होल स्क्वायर मिल गया। देखो यहाँ से अगर मैं 3 कॉमन लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, x² - 2x + 1 + 1 इज ग्रेटर देन 0। मैंने इसमें से 3 कॉमन लिया। 3 कॉमन लेने के बाद में मुझे ये मिल जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर। दिखाई दे रहा है, x - 1 का होल स्क्वायर, x² + b² - 2ab और +1 इज ग्रेटर देन 0। तो फाइनली जो हमारे पास आया एफ डैश एक्स, वो कितना आ गया, 3x - 1 का होल स्क्वायर +1 इज ग्रेटर देन 0। बात क्लियर हुई। ठीक है ना। अब आपको बोला कि x बिलोंग्स टू r, आपके पास एक इंटरवल है, तो यहाँ से आप कोई भी वैल्यू उठाओ और इस फंक्शन में पुट करो। अगर आपको वो पॉजिटिव मिलती है, हमेशा ग्रेटर देन 0 मिलती है, तो हम बोलेंगे कि वो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है ना। तो देखो अगर यहाँ से आप r का वैल्यू कोई भी यहाँ पे आप उठा के पुट करोगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो आपको यहाँ पर दे रखा है होल स्क्वायर। ठीक है ना। और होल स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और पॉजिटिव क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो यहाँ पर 3 का, मल्टीप्लाई करने के बाद में आप उसमें ऐड कर रहे हो एक पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है ना। तो आपको पता है ओवरऑल ये वाली क्वांटिटी आपको हमेशा क्या मिलेगी, ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव मिलेगी। अगर ऐसा है तो हम बोल सकते हैं, सो एफ डैश एक्स, क्या बोल सकते हैं, सो एफ डैश एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर x belongs to r, then the function f(x) is continuous increasing function। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो फलन हमें दिया हुआ है f(x) वो निरंतर वर्धमान फलन है, क्योंकि फंक्शन f डैश एक्स का वैल्यू जो है वो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा फॉर x बिलोंग्स टू r के लिए।
बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो इस प्रॉब्लम को इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। आगे भी कई सारी प्रॉब्लम आएंगी इस तरह की जिन्हें हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट देखते हैं अगला एग्जांपल, कॉपी करेंगे इसको।